तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th की बायोलॉजी चल रही थी। जैसे हमारा जो क्लास 12 बायोलॉजी का आपका जो थर्ड चैप्टर होता है, मानव जनन, ये चैप्टर आपका चल रहा था और इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 तक देख लिया था। आज का वीडियो आपका लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। तो इसमें इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और साथ ही में दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें, ताकि अधिक से अधिक लोग आकर के इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़े हैं, वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने मानव जनन के बारे में समझा, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया। उसके बाद में फिर हम लोगों ने नर जनन तंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के लिए आता है। उसके बाद में फिर हम लोगों ने माँ जनतंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की, जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के लिए आता है। यानी कि दोनों नर और मादा दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और दोनों आपके बोर्ड एग्जाम में 5-5 नंबर के लिए आते हैं, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आते हैं। तो दोनों मैं पिछले वीडियोस में कंप्लीट करा चुका हूँ। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग उसे जरूर जा करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या बात हो चुकी है नर जनन तंत्र के बारे में और माँ जनन तंत्र के बारे में, यानी कि पूरा तंत्र कंप्लीट हो चुका है कि शुक्राणु का निर्माण किस प्रकार से होता है नरजन तंत्र में। उसके लिए जो नरजन तंत्र होता है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है। और मादा युग्मक का निर्माण होने के लिए जो मादा जनतंत्र होता है, उसका भी मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि नर जनतंत्र में किस प्रकार से युग्मक जनन यानी कि शुक्राणु का निर्माण होता है, उसके बारे में समझने वाले हैं। और माँ जनतंत्र में किस प्रकार से अंड जनन का निर्माण होता है, या फिर बोल सकते हो मादा युग्मक का निर्माण होता है, उसको अब हम लोग को यहाँ पर समझना है। तो इस पेज को मैं यहाँ पर हटाता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपको इसी प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए, तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका प्राइस 499 रखा गया है फिलहाल के लिए, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बेस्ट हैंड नोट्स दिए जाते हैं, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी दिया जाता है और इंग्लिश प्लस हिंदी के भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको दिए जाते हैं। नंबर हमारा हो जाता है 97 93 44 0081। जिसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना होगा, वो लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, उनको वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे वो लोग टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिसको भी ज्वाइन करना होगा, वो लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो अब हम लोग लेक्चर नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं युग्मक जनन के बारे में, जिसे हम लोग बोलते हैं गेमेटोजेनेसिस। तो क्या होता है गेमेटोजेनेसिस? बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसको आइए समझते हैं। तो इसमें आप बताओगे कि जननिक एपिथेलियम की कोशिकाओं द्वारा युग्मक निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, फिर बोल सकते हो कि जो क्रिया होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? युग्मक जनन या फिर गेमेटोजेनेसिस बोलते हैं। सिंपल सी परिभाषा है कि जननिक एपिथेलियम की कोशिकाओं द्वारा युग्मक निर्माण की जो क्रिया होगी, उसको हम लोग युग्मक जनन या फिर गेमेटोजेनेसिस बोलेंगे। अब ये जननिक एपिथेलियम नर में भी होता है और मादा में भी होता है, तो इसीलिए उन दोनों को यहाँ पर संयुक्त करके बता दिया गया है कि यदि आपसे कोई पूछ ले कि युग्मक जनन की प्रक्रिया को परिभाषित कीजिए, तो आप लोग बता सकते हैं कि जननिक एपिथेलियम की कोशिकाओं द्वारा युग्म निर्माण की जो क्रिया होगी, इसको हम लोग युग्मक जनन बोलेंगे, यानी कि गेमेटोजेनेसिस बोलेंगे। आगे आप बता सकते हैं कि नर में युग्मकों के निर्माण की जो क्रिया होगी, उसको हम लोग शुक्रजनन बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और वहीं पर मादा में युग्मक के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, उसको हम लोग अंडजनन बोलते हैं या फिर हम लोग बोलते हैं ओजोजेनेसिस। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये हो जाता है। तो ये आपका शुक्र जनन यानी कि युग्मक जनन के बारे में आप लोग समझ लिया है। अब शुक्रजनन के बारे में समझने वाले हैं, जो कि नर में युग्मक निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, इसको हम लोग शुक्रजनन बोलते हैं। तो किस प्रकार से नर में शुक्रजनन होता है या फिर शुक्राणु का निर्माण होता है, उसको अब हम लोग को यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर अब हम लोग बात करने वाले हैं शुक्रजनन के बारे में, यानी कि शुक्राणु के निर्माण के बारे में, जो कि नर में होता है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। तो शुक्रजनन को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसकी परिभाषा में आप बताओगे कि वृषण में स्थित द्विगुणित जननिक एपिथेलियम कोशिकाएं, जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। क्या होता है कि जो वृषण होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें द्विगुणित जननिक एपिथेलियम कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जिसे हम लोग स्पर्मेटोजेनी बोलते हैं। और यहाँ पर क्या है? स्पर्मेटोगोनिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा? आपका स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित कार्यशील शुक्राणु का निर्माण ही आपका शुक्रजनन कहलाता है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इसकी परिभाषा है शुक्रजनन की, इसको हम लोग इस प्रकार से बता सकते हैं इजी वे में कि विषण क्या होता है। विषण में होता यह है कि द्विगुणित जननिक एपिथेलियम कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम लोग स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। और उसी में क्या होगा कि अर्धसूत्री विभाजन होगा, इसके परिणाम स्वरूप अगुणित कार्यशील शुक्राणु का निर्माण होगा, जिसे हम लोग शुक्रजनन बोलेंगे। और यह प्रक्रिया शुक्रजनन नलिकाओं में होती है, जो कि मैं आपको पहले ही
बता चुका हूँ जब मैंने आपको नर जनतंत्र के बारे में बताया था कि जो शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया होती है वो शुक्रजन नलिकाओं में होती है। तो इस प्रक्रिया को यानी कि शुक्रजनन प्रक्रिया को हम लोग यहाँ पर 2 भागों में बाँटने वाले हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग 2 भागों में बाँटेंगे। पहला आपका होता है शुक्राणु पशु या फिर आप बोल सकते हो स्पर्मेटिड्स का निर्माण। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्पर्मेटिड्स का निर्माण करेंगे और उसके बाद स्पर्मेटिड्स के निर्माण के बाद स्पर्मेटिड्स का शुक्राणु में जिस प्रकार से रूपांतरण होता है उसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इस शुक्राणु पशु या फिर आप बोल सकते हो स्पर्मेटिड्स का निर्माण किस प्रकार से होता है। आइए सबसे पहले उसको समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाओगे कि शुक्राणु पशु या स्पर्मेटिड्स का निर्माण। तो इसमें आप बताओगे कि यह क्रिया जनन काल में ही प्रारंभ होती है, यानी कि जब जनन काल प्रारंभ होता है तो उसी में यह क्रिया आपकी शुरू होती है और इसे हम लोग निम्न प्रवस्था में बांटा गया है, यानी कि इन्हें हम लोग कई प्रवस्था में बांटते हैं इस प्रक्रिया को होने के लिए। तो आइए हम लोग समझते हैं कौन कौन सी प्रवस्था होती है। तो इसमें आपको जो पहली प्रावस्था होती है वो आपकी होती है गुणन प्रावस्था, जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन फेज। तो क्या होता है गुणन प्रावस्था, आइए समझते हैं। तो इसमें आप बताओगे कि जननिक एपिथेलियम में कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी होकर के अन्य कोशिकाओं से भिन्न ता प्रकट करती हैं। इन्हें हम लोग प्राथमिक जनन कोशिका बोलते हैं और इसमें कई बार समसूत्री विभाजन होता है। इसके फलस्वरूप स्पर्मेटोगोनिया यानी कि शुक्रजनन कोशिका का निर्माण होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जननिक एपिथेलियम की जो कोशिकाएं होती हैं वो आकार में बड़ी हो जाएंगी, कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाएंगी और अन्य कोशिकाओं से भिन्नता प्रकट करेंगी। इन्हें हम लोग प्राथमिक जनन कोशिका भी बोलते हैं। इसमें कई बार समसूत्री विभाजन होगा जिसके फलस्वरूप स्पर्मेटोगोनिया या फिर बोल सकते हो आप लोग शुक्रजनन कोशिका का निर्माण हो जाएगा। तो ये आपकी पहली अवस्था में होता है जो कि आपका हो जाता है गुणन प्रावस्था। दूसरा आपका होता है वृद्धि प्रावस्था, जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ग्रोथ फेज। तो क्या होता है इसमें, इसमें आप बताओगे कि इस प्रावस्था में स्पर्मेटोगोनिया यानी कि जो कि अभी हम लोगों ने बनाया था स्पर्मेटोगोनिया, तो इसमें क्या होगा, इस प्रावस्था में स्पर्मेटोगोनिया कोशिका वृद्धि करके प्राथमिक शुक्राणु कोशिका या फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदल जाती है। क्या होता है कि इस प्रावस्था में क्या होगा, वृद्धि प्रावस्था में इसमें स्पर्मेटोगोनिया जो कि गुणन प्रावस्था में बनी थी वो यहाँ पर क्या करेगा, वृद्धि करके प्राथमिक शुक्राणु कोशिका फिर आप लोग बोल सकते हो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कोशिका में बदल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरा प्रावस्था भी आपका कंप्लीट हो गया है। तीसरा आपका होता है परिपक्वन प्रावस्था, यानी कि इसमें क्या होगा, पूर्ण रूप से जो शुक्राणु होगा वो परिपक्वन के लिए जाएगा। यहाँ पर आप लोग समझेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं मेचुरेशन फेज। तो इसमें क्या होगा कि इस प्रावस्था में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि वृद्धि प्रावस्था में बदल गई थी, तो आप लोगों को मैंने बताया था अभी में क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि इस प्रावस्था में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन के पहले चरण में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होगा वो आपके 2 अगुणित यानी कि यन कोशिकाओं का निर्माण होता है और उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन का दूसरा चरण संपन्न होता है जिससे एक प्राइमरी आप बोल सकते हो स्पर्मेटोसाइट से आपको 4 स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। तो जैसा कि यहाँ पर पहला भाग था, मैंने आपको बताया था कि शुक्रजनन प्रक्रिया में आपके 2 भाग होते हैं, शुक्राणु पशु या स्पर्मेटिड्स का निर्माण, ये आपका पहला भाग होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने स्पर्मेटिड्स का निर्माण कर लिया है। अब हम लोग आगे स्पर्मेटिड्स का शुक्राणुओं में रूपांतरण किस प्रकार से होता है या फिर आप बोल सकते हो शुक्राणु जनन किस प्रकार से होता है या फिर आप लोग इंग्लिश में बोलना चाहो तो बोल सकते हो स्पर्मियोजेनेसिस किस प्रकार से होता है, अब हम लोग उसको समझना है। तो यहाँ पर आप लोग बता सकते हो स्पर्मेटोजेनेसिस किस प्रकार से होता है। तो हेडिंग आप लोग सबसे पहले लगाओगे कि स्पर्मेटिड्स का शुक्राणु में रूपांतरण अथवा शुक्राणु जनन या फिर आप बोल सकते हो स्पर्मियोजेनेसिस। क्या होता है स्पर्मियोजेनेसिस, आइए समझते हैं। तो इसमें आप बताओगे कि अचल यानी कि नॉन मोटाइल गोलाकार शुक्राणु पशु या फिर स्पर्मेटिड्स का रूपांतरित होकर सक्रिय या फिर चल शुक्राणु में बदल जाना ही शुक्राणु जनन कहलाता है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि इसमें जब स्पर्मेटिड्स बनते हैं तो कैसे होते हैं, वो अचल होते हैं, यानी कि वो चलने योग्य नहीं होते हैं बल्कि गोलाकार होते हैं और साथ ही में शुक्राणु पशु होते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्पर्मेटिड्स बताया ही है। तो जब क्या होगा कि अचल गोलाकार शुक्राणु पशु या फिर स्पर्मेटिड्स का रूपांतरित होकर के सक्रिय यानी कि चलने फिरने योग्य या फिर बोल सकते हो सक्रिय मतलब कार्य करने योग्य या फिर चल शुक्राणु में बदल जाना ही आपका शुक्राणु जनन कहलाता है। इस प्रक्रिया में शुक्राणु पशु या स्पर्मेटिड्स की गाल्जीकरण शुक्राणु का एक्रोसोम बनाते हैं, यानी कि इस प्रक्रिया में क्या होगा, शुक्राणु पशु या स्पर्मेटिड्स की जो गाल्जीकरण होगा वो शुक्राणु का एक्रोसोम बनाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है और स्पर्मेटिड शुक्राणु में बदल जाता है।
तो इस प्रकार से आप लोगों ने जो आपका शुक्र प्रजनन होता है यानी कि नर में जो नर युग्मक होता है यानी कि शुक्राणु का निर्माण किस प्रकार से होता है उसे आप लोगों ने समझ लिया है। यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और शुक्राणु जो कि हम लोगों ने यहाँ पर बनाया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें बना है। अब इसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, इसका डायग्राम हो गया सभी समझेंगे। ये डायग्राम भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है और साथ ही में आया भी है कई बार शुक्राणु की संरचना का डायग्राम, तो इसको आइए समझ लेते हैं। तो यदि हम लोग शुक्राणु की संरचना की बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की, तो इसमें आपके 3 पार्ट होते हैं। पहला आपका होता है ये वाला पार्ट जिसे हम लोग हेड पार्ट बोलते हैं। बीच वाला ये आपका होता है इसे हम लोग बोलते हैं नेक यानी कि गला जिसे बोल सकते हो आप लोग। इसमें 4 पार्ट होते हैं। पहला आपका होता है हेड, दूसरा आपका होता है नेक, तीसरा आपका होता है ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम लोग मिडिल पार्ट बोलते हैं और लास्ट वाला जो आपका होता है पूंछ की तरह का होता है इसको हम लोग टेल बोलते हैं। इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो कि इसमें आपके 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले यदि हम लोग हेड पार्ट की बात करेंगे तो इसमें आपका सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये आपका होता है एक्रोसोम। क्या होता है? एक्रोसोम होता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो कि मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। फिर आपका रेड कलर का पार्ट होता है जो केंद्रक होता है और इसी से आपका निषेचन की प्रक्रिया होती है। फिर आपका यह में जो नेक है यानी कि जो गले में यहाँ पर 2 बिंदी आप लोग देख पा रहे होंगे। पहला आपका होता है समीपस्थ तार केंद्र और दूसरा आपका होता है दूरस्थ तार केंद्र। फिर आपका यहाँ पर जो मिडल पार्ट है इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इस प्रकार से शुक्राणु की संरचना होती है और उसमें यही सारे पार्ट आपके रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। आगे आप इसमें बताएंगे कि प्रत्येक शुक्राणु पतले व लंबे होते हैं जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी से ही हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसके हम लोग निम्नलिखित भागों की यदि हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहला पार्ट होता है आपका हेड, जिसमें आप बताओ कि यह शुक्राणु का शीर्ष भाग होता है जिसमें बड़ा तथा अगुणित केंद्रक होता है, जिसके आगे एक टोपीनुमा संरचना होती है जिसे हम लोग एक्रोसोम बोलते हैं और निषेचन के समय अंडाणु के झिल्ली को नष्ट करता है। यानी कि जो एक्रोसोम होता है यही आपका निषेचन के समय जो अंडाणु की झिल्ली होती है इसको नष्ट करने का कार्य करता है। दूसरा पार्ट आपका होता है नेक, तो इसमें आप बताएंगे कि यह छोटा भाग होता है। इसमें आपके 2 तार केंद्र होते हैं। पहला आपका होता है अग्रस्थ तार केंद्र, दूसरा आपका होता है दूरस्थ तार केंद्र, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। तीसरा पार्ट आपका इसमें होता है मिडिल पार्ट। इसमें आप बताएंगे कि इस भाग को हम लोग शुक्राणु का शक्ति ग्रह बोलते हैं। इसमें सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जिसमें हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो शुक्राणु को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा देते हैं। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये आपका शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। इसे भी आपने समझ लिया है। चौथा पार्ट आपका इसमें होता है टेल। यह शुक्राणु का अंतिम लंबा भाग है जो जीव द्रव्य की झिल्ली से बना होता है। तो इस प्रकार से शुक्राणु की संरचना होती है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ भी है और साथ ही में आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो इस प्रकार से आपको डायग्राम बना देना है और इस प्रकार से सारी चीज़ों को लिख देना है। आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ ही में जो नर युग्मक जनन था उसे आप लोगों ने समझ लिया है कि नर युग्मक का निर्माण किस प्रकार से होता है और साथ ही में शुक्राणु का डायग्राम भी आप लोगों ने समझ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मादा जनन के बारे में, यानी कि किस प्रकार से अंड का निर्माण होता है, मादा युग्मक का निर्माण होता है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करो, साथ ही में यदि आप लोगों ने पुराने वीडियोस को नहीं देखा तो उसे भी जरूर जाकर के देखिएगा और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।